बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें, क्योंकि मुस्बत सोच और मुसलसल मेहनत के ज़रिए ही कामयाबी का सफ़र मुमकिन है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दहशत गर्दी को शिकस्त देकर हर हाल में रियासत की रेट कायम करेंगे, जबकि मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और किस तरीके से आप जो है वो देख रहे हैं निगरान हुकूमत के जो इक़दामात हैं, और हाल ही में जो है वो G20 जो हमसाया मुल्क में हुई है, फिर हमारा CPEC है, किस तरीके से मवाजना करेंगे? देखिए उमर, ये 21वीं सदी जो है इसमें जो जंगी अहलियत नहीं देखी जाती बल्कि मजबूत मईशत देखी जाती है। और अब वो जंगो जदल का सामान भी नहीं है। अब दुनिया के अंदर आप नज़र उठा के देखें तो जो मुल्क मुआशी हवाले से मजबूत हैं उन्हें मजबूत समझा जाता है। अगर जंगी अहलियत की बुनियाद पर ये पैमाने देखे जाते तो रशिया जो है वो अंदर से टूट गया था। उसके पास बहुत बड़ा, उसके पास भी एटम बम थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो मुआशी हवाले से चूँकि कमज़ोर हुआ और वो अंदर से टूट गया। आज जो निगरान प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं मजबूत मईशत की और साथ दहशत गर्दी के खात्मे की, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। देखें, ये दहशत गर्दी की जंग बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी। उसने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री बनाया, और आप देखें कि पाकिस्तान ने वो जंग जीती। सही। लेकिन आज जब पाकिस्तान के अंदर एक ठहराव के बाद फिर दोबारा दहशत गर्दी का रुझान देखने में आ रहा है, तो मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें अफ़गान पॉलिसी पे नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली सियासी तब्दीली के बाद हामिद करज़ई और अशरफ गनी के बाद एक मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान देखने में आना चाहिए था। लेकिन अफ़गान सरजमीन आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। देखें, पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ये रहा था कि अफ़गान मसले का सियासी हल पेश करना चाहिए, और पाकिस्तान ने बहुत सारी परेशानियां बर्दाश्त की, कुर्बानियां भी दी उनको, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, बहुत सारी परेशानियां बर्दाश्त की। और अमेरिका तो वहाँ पर अपना एक तसल्लुत कायम रखना चाहता था। ये पाकिस्तान था। देखें, आपको याद होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत रिजर्वेशन जाहिर की थी, पाकिस्तान पे एलिगेशन भी लगाए थे। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जब तक आप मसले का सियासी हल पेश नहीं करेंगे वहाँ पर अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान में अमन की बात करता रहा है तो चूँकि अफ़गानिस्तान का अमन इस खित्ते के इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग CPEC का मुस्तकबिल भी तभी जब पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और खित्ते के अंदर इस्तेहकाम होगा। आपने वो जो इंडिया का जिक्र किया, देखें बात यह कि हम किसी की बात नहीं करते, हम तो अपना देखेंगे कि जो हमारा चीन के साथ एक CPEC का मुआहदा हुआ था, CPEC में उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद होता तो पाकिस्तान इस पोजीशन में ना होता। और पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं होने दिया गया, एक प्लान था। और आप देखें कि ये जो सियासी लीडरशिप होती है दुनिया के अंदर, ये इत्तेहाद और यकजहती का बायस बनती है। इंतशार और खलफशार का नहीं, तनाव और टकराव की कैफियत जो होती है वो मुल्की मईशत पर असरअंदाज होती है। मैं समझता हूँ कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने जो दोनों नुक्ते उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक दहशत गर्दी का खात्मा, और दहशत गर्दी के हवाले से भी मैं आपको एक और बात बताता चलो। देखें, ये हमने फ़ौज कोई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तैयार नहीं थी की, लेकिन बदकिस्मती ये कि जी दहशत गर्दी की जंग एक्चुअल तो अमेरिका की जंग थी, लेकिन मुसल्लत पाकिस्तान पे हो गई। सर, हमारी फौज की बड़ी कुर्बानियां नहीं, फिर अमेरिका को भी शिकस्त हुई। देखें, अफगानिस्तान की एक तारीख है, बरतानिया को वहां पर शिकस्त हुई, रशिया को वहां पर शिकस्त हुई, और ख़ुद अमेरिका और उसके अलाइड को वहां पर शिकस्त हुई। लेकिन पाकिस्तान को देखें कि हमने एक जंग लड़ी, जंग जीती, लेकिन आज भी आखिर क्या वजह है कि हमारा मगरबी बॉर्डर जो है वहाँ पर ये वाक़यात शुरू हुए हैं। ये वाक़यात क्यों शुरू हुए हैं? देखें, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन बात यह कि ये वही फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की दुश्मन फोर्सेस हैं, जो ये समझती हैं कि CPEC के असरात अगर पाकिस्तान के अंदर हुए तो पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत
मजबूत होगा। लिहाजा ये एक सी पैक की और IMF की लड़ाई थी जो हमें भुगतनी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम लाना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम, जिसकी बात चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने 6 मई को इस्लामाबाद में की थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान पे एक आलमी प्रेशर है और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। देखिए उमर, सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं आया? हमेशा जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती है वो तो इस्तेहकाम लेके आती हैं ताकि मुल्क आगे की तरफ बढ़े। मेरे ख्याल ये एक तल्ख तारीख है, हमें उससे अब निकलना चाहिए कि 9 मई के वाकयात क्या थे। क्या दुश्मन से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये वो इस तरह की आके वारदात करे, वो हमले करे? तो बिल्कुल 100% प्लान था। वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की एक चाल थी। और मैं समझता हूँ कि शर में से खैर का पहलू ये है कि हमारी आंखें खुली हैं, हमें अपने मामला देखने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अमन, तरक्की और खुशहाली को 9 मई का आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर पाक फौज की क़यादत को भी बड़ा है कि उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ जो है वो मुजाहरा किया, और जिस तरह के अटैक किए गए वो आप अक्सर प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो दुश्मन तो कर सकता है लेकिन पाकिस्तानी को उमर, आप ये फौज एक कौमी फौज है। सही। फौज कभी कौम के साथ नहीं लड़ती। सही। इसलिए कि फौज ने जब किसी को जंग भी लड़नी होती है तो कौम पीछे खड़ी हो ना, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये जो दहशतगर्दी की जंग है, मैंने जैसे पहले कहा है कि बुनियादी तौर पे हमारी फौज की इसलिए तो तैयार नहीं किया गया था। एक जंग मुसल्लत हो गई, उसमें पाकिस्तान की फौज का एक बुनियादी रोल है। फौज ने दहशतगर्दी के जिन को काबू किया है। लेकिन ये सिलसिला क्यों बढ़ रहा है? मैं इसलिए कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से संजीदगी और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए। भाई हम तो उनके सहूलतकार थे। ये दोहा मुआहिदा किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान का एक बुनियादी रोल था। और ये मेरा ख्याल तालिबान इंतजामिया को सोचना चाहिए कि वो बार बार ये तो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो जनाब ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? आप अपनी रिट वहाँ पर कायम करें। और मैं बड़ी माजरत के साथ उनके तर्जुमान ने एक दफ़ा ये बात कही कि जी पाकिस्तान भी अपनी रिट कायम करे। तो बात यह कि मौसमों के साथ जब ये सलूक होगा, आज भी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फ़क्री है। हम अपनी पॉलिसी किसी दबाव के तहत बनाने के बजाय हमें अपने मफादात के ताबे रखनी चाहिए। और बात यह कि सी पैक को अगर उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाया जाता तो पाकिस्तान आज इस सतह पर ना खड़ा होता। और मैं इसमें हवाला देता चलूँ पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जी, कि उन्होंने कल जो बात की है कि उन्होंने कहा कि अगर सी पैक उसकी स्पिरिट के मुताबिक चल रहा होता तो G20 कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होती। देखिए बात यह कि पाकिस्तान है तो सियासत है इनकी, और पाकिस्तान जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अब दुनिया के अंदर कोई जंगी अहलियत की बुनियाद पर मुल्क में मजबूत नहीं है। अब मुआशी वाले से जो मुल्क मजबूत हैं वही मजबूत गर्दाने जाते हैं। आज की बड़ी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम की सूरत में ही पाकिस्तान आगे की तरफ जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि गेंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में है कि क्या वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने के लिए तैयार है। इसलिए कि पिछले 10-12 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इंतशार, खलफशार, टकराव और तनाव एक प्लान के तहत हुआ है। इसलिए कि हमारे दुश्मन को पता था कि अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे इत्तेहाद और यकजहती होगी, यहाँ पर अमन और तरक्की और खुशहाली का अमल तेज़ होगा, तो पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर अहमियत बढ़ेगी। और भारत बड़ा मुल्क ज़रूर है। देखिए हम दफाई एतबार से उम्र खुद इंसारी की मंजिल पे पहुँचे हैं। हमारे दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख डालने की अब जरूरत नहीं है। उसने एक गलती की थी बालाकोट में, एक गलती आपको याद है कि उसने बालाकोट में 2019 में की थी, और दिन दिहाड़े पाकिस्तान ने उनकी सरजमीन पे उनके त्यारे मार गिराए थे। उनके लिए वो बहुत बड़ा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि जब हम मुआशी हवाले से मजबूत होंगे तो हमारा दफा भी जो है मुस्तहकम होगा। और ये सब कुछ मशरूत है पाकिस्तान के अंदर अमन, तरक्की और खुशहाली की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परवेज़ बशीर साहब, किस तरीके से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो अनवारुल हक काकड़ साहब की स्टेटमेंट जो है कि रियासत की रेट को हर सूरत में कायम करेंगे? देखें बात यह है कि रियासत की जो रेट है वो 2-3 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक तो मजबूत मईशत की बात तो आप लोग सारे कर रहे हैं जी सर, लेकिन एक सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ लिंक करता है हमारी जो खारजा पॉलिसी है। ये सारी चीज़ें जो है ना अब बड़ी गड़बड़ हो गई हैं और ख़राब हो गई हैं, और उसके अंदर कोई तवाज़ुन नहीं रहा। अब बिखर गए हैं हम लोग।
आप लोग कह रहे हैं कि जी मजबूत मईशत का ताल्लुक बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आपने उसको देखना है। मुझे याद है ठीक। कि 1990 में ये जो अब आप कह रहे हैं कि हम साया मुमालिक में G20 का हुआ है और कॉरिडोर खुले हैं और उनसे मुआहदे हुए हैं। 1990 की बात है जब नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि गवादर से हम लोग वहाँ से एक रास्ते बनाएंगे और वस्ती एशिया की रियासतों में ये चीज़ें, ये जो सड़कें जाया करेंगी, वहाँ से तिजारत होगी। मुझे अच्छी तरह याद है। और अब मैं सोचता हूँ कि यार वो वाला विजन जो है वो दूसरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और चाइना जो है उसने ये कॉरिडोर की बात की, सी पैक की बात की। और सी पैक जब ये जो 2017 में बड़ी तेजी से जारी था, 2018 तक जारी रहा। 2017 तो जी ठीक कह रहे हैं आप, 2017 2000 जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो उसके अंदर फिर उसके बाद जो मैं ये कहता हूँ कि फिर साजिशें शुरू हो गई। फिर हमारी खारजा पॉलिसी को ख़राब किया गया। ये जो पिछली हुकूमत जो पौने 4 साल रही है, 4 साल। उन्होंने खारजा पॉलिसी को भी बर्बाद कर दिया और मईशत को भी तबाह कर दिया, सी पैक को भी तबाह कर दिया। और जो है हमारा जो सियासी जो इस्तेकाम है उसको तितर बितर कर दिया। सही। और आप ये कह सकते हैं हमारी जो माशरती जो अक़दार हैं उसको ख़राब किया। और ये सारी चीज़ें जो है ना बिखर गई। पीटीआई की बात कर रहे हैं आप? जी मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वही है। जी जी। तो उसके बाद अब अगर थोड़ा सा आप डेप्थ में लाएं, आपने अभी बात की है आर्मी की। जी। आर्मी की बेशुमार कुर्बानियां हैं और आर्मी का जो रोल है वो सबको वो डिफाइन है। और मैं हमेशा जमहूरी इक़दामात अक़दार की बात करता हूँ, सही। लेकिन इस वक्त जो मौका है ये हमने उनके ऊपर मुसल्लत किया है। हमने उनको ये चीज़ दी है कि आप अब ठीक करें चीज़ें। क्योंकि आप कहेंगे कि वो क्यों करें, वो इसलिए करें कि अब ये जो मरहला है, ये जो इस वक्त वो जो वक्त है उसके अंदर ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें जो हैं वो ताकतवर हो गई हैं कि जिसको ताकत के ज़रिए ही संभाला और कुचला जा सकता है। और पाकिस्तान और साजिशों में फौज ने ये रोल जो है वो हमने दे दिया, बल्कि ले नहीं लिया हमने उस इसलिए कि जब एक चीज़ को आप सिर्फ माफियाज हैं, ज़ख़ीरा अंदोज हैं। अच्छा, फिर ये है कि ये जो दहशत गर्दी है इसका लिंक भी खारजा पॉलिसी। अमेरिका का एक तर्जमान का बड़ा अजीब व गरीब बयान था कि हमने जो असला है वो अफगान फौज के हवाले किया है। तो अफगान फौज के हवाले अगर किया है तो फिर आप ये भी तो निगरानी करें कि वो असला जा कहाँ रहा है। ये तो जिम्मेदारी उनकी भी है। और बड़े मासूमियत से वो ये कह रहे हैं कि जी अफगान फौज के हवाले किया था। तो ये असला जो है चारों तरफ क्यों बिखरा हुआ है। तो ये जो है चीज़ें, इसको अब फौज ने और जो निगरान गवर्नमेंट है, जी जी, अब ये मरहला आ गया है कि अब इसको हमको तस्लीम भी करना पड़ेगा, तस्लीम करते भी हैं और कबूल भी करना पड़ेगा। मैशियत, परवेज बशीर साहब, मैशियत एक बड़ा चैलेंज है। उसको जो है वो एक जिस तरीके से SIFL स्पेशल जो एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल, उसके ज़रिए जो है जो हम मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो 4 शोबों को स्पेशली एग्रीकल्चर रखा गया है कि इसके ज़रिए जो है वो खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करेंगे। तो उस पर जो जिस तरीके से निगरान हुकूमत भी काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कंसर्न है। ये जो अभी ये जो काउंसिल बनाई है, अभी हमारे यहाँ ये है मसला कि मायूसी का बहुत दौर था। सर ये फैलाई जा रही है, इतनी फैलाई जा रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो काउंसिल बनी है, फौज और निगरान गवर्नमेंट मिल के जो है जी, वो एक उम्मीद की शम्मा जो है वो मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रही है में कि आप जो है
कहते हैं कि आईटी, ज़राअत जी, और एग्रीकल्चर मादनियात, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर बहुत गुंजाइश है। मादनियात पे तो हमने अभी काम ही नहीं किया। बिल्कुल बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाके हैं जहाँ पर, और ओजीडीसी को अभी इन्होंने तेल की जो तलाश के जो है ना वो भी मुआहदे बंद कर दिए थे। अब ये जो अब लोग आए हैं, अब इतनी तेजी से काम हो रहा है और सिर्फ इम्प्रेशन से ही आप ये देखें कि डॉलर कहाँ से कहाँ आ गया। अभी मुकम्मल जो है काम किया नहीं गया, अभी सिर्फ इम्प्रेशन है और चंद वो जो वर्दियों के बगैर सफ़ेद कपड़ों में सिर्फ एजेंसियों तक पहुंचे हैं और ये तासुर मिला है क्रैकडाउन शुरू हुआ, क्रैकडाउन हो सकता है जी। अभी पूरी तरह क्रैकडाउन हुआ नहीं है, तो कितना 30 रुपए नीचे आ गया जी जी। इसी तरह जो है चीनी की कीमत नीचे आई है जी, ये सोने की माफिया कीमत जो है नीचे ना बड़े स्ट्रांग हो गए थे, इनको ताकत के जरिए कुचला जा सकता है, ये मैसेज गया है ये। ठीक ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं परवेज बशीर साहब, और बात तो दुरुस्त कर रहे हैं कि स्मगलिंग रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए, फिर जिस तरीके से आर्मी चीफ का भी एक अपना अहम किरदार है, उनकी बिजनेस मारूफ बिजनेसमैन से कुछ अर्सा कबल जो है मुलाकात हुई, उसके बाद हमने उसके असरात भी देखे कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई, डॉलर की कीमत जो एकदम 330 के ऊपर चली गई थी अब 300 के पास आ गई, तो समरात तो आ रहे हैं सर। देखिए उमर, बुनियादी तौर पे ये फ़ौज का काम तो नहीं था, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि फ़ौज कौमी फ़ौज है, कि क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, क्या जो इलेक्टेड हुकूमतें थीं उन्होंने अपने अहदाफ हासिल किए, क्या उनकी हुकूमतों की रिट कायम हुई, क्या वो डिलीवर करते नज़र आए। देखिए ये बहुत सारे सवालात हैं। आज अगर फ़ौज, और ये सिर्फ निगरान गवर्नमेंट से नहीं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ ये कौंसिल बनी थी और ये 3 शोबाजात में अभी काम शुरू किया। और ये बात दुरुस्त है कि जब आपकी रेट होगी तो फिर डॉलर को इस तरह पर नहीं लगेंगे, आपका रुपया डिवैल्यू नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे हुकूमतों के करने के काम है। और वो जो माफियाज़ की बात की है, माफियाज़ तो स्ट्रॉन्ग क्यों हुए हैं? मेरे ख्याल इनके डांडे भी जाके कुछ पॉलिटिशियन से मिलते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक झूठ की सियासत को रवाज दिया गया है कि आप झूठ बोल लें, इतना बोल लें, इतना बोल लें कि वो सच नजर आने लगे। आप मानिए पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर था कि ये शख्स सच बोलता है, अपनी कौम से दुरुस्त बात करता है। और मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि वो जलसे से खिताब कर रहे थे सर, तो एक मंचला नाच रहा था, किसी ने आके उससे पूछा कि तुम्हें एक कायद की बात की समझ लग रही है? वो इंग्लिश में खिताब कर रहे थे। उसने कहा जी मुझे समझ तो नहीं लग रही, मुझे ये पता है कि ये शख्स जो बात कर रहा है दुरुस्त कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स से मजबूत नहीं हो सकी, कि लोग मजबूत हुए हैं। अच्छा, फिर हमारा एक बड़ा सियासी अलमिया ये है कि दुनिया के अंदर जो मजबूत जमहूरियतें कायम है ना, वहाँ पर पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर पार्टी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के अंदर शख्सियात को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, पार्टीज कमज़ोर हैं, पार्टीज बनाई नहीं जाती, पार्टीज के अंदर मजबूती नहीं होती। और फिर आप ये देखें कि आप जब इलेक्शन में जाते हैं तो आप एक प्रोग्राम की बुनियाद पे जाते हैं। सही। आप जब प्रोग्राम लेके जाते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली लेके आएंगे, इंतजामी इस्लाहात करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर करेंगे। और उस वक्त के प्राइम देखें बात, जब मैं कभी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं जाता, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके अदारे हैं, आपकी डेमोक्रेसी के अदारे हैं। लेकिन 3.5 साल की हुकूमत में कोई एक दिन, उमर आप वर्किंग जर्नलिस्ट है, कोई एक दिन मुझे आप बताएं कि वो शख्स पाकिस्तान की अपोजिशन पे बरसता नजर ना आता हो या किसी को अंदर ना करवाया, डाकू करार देता था। अब मैं आज आपको इंकशाफ करता हूँ जो आप कि उनके घर में छापा पड़ता है, 3.25 अरब रुपया वहां से निकलता है। वो कहाँ गया है? वो तो कहते भी नहीं कि हमारा कोई उठा के ले गया। आप टिकटें फरोख्त करते हैं। अच्छा, किस तरह आपकी डेमोक्रेसी? आप ज़मान पाक की बात कर? जी मैं वहां की बात कर रहा हूँ। बात यह कि ये सबको पता है, और बात यह कि वो पार्टी जिसने सियासी तब्दीली लानी थी उसने पाकिस्तान को सियासी इंतशार से 2-4 किया है। देखें, इंतशार और खलफशार होगा तो जमहूरियत और ख़ास तौर पर मईशत कभी मजबूत नहीं होगी। आज पाकिस्तान की फौज अगर मैदान में उतरी है तो वो पाकिस्तान के लिए उतरी, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उतरी है।
तो बात ये कि और उसके नताइज भी आ रहे ये हैं काम अगर आपकी मुंतखब हुकूमतों ने किए होते तो फिर उन्हें उतरने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आप जरा कभी ये सोचें वो किस किस मास पे सरगर्म है। ये जब मैंने मगरबी बॉर्डर की बात की है तो वहां पर तो दुश्मन नजर आता है ना। मैंने तो कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जब आपके सिक्योरिटी अदारे टारगेट हों उस पर कोई दो राह नहीं होनी चाहिए, वो आपका दुश्मन है। बिल्कुल ठीक। और वो सिक्योरिटी इदारों को क्यों टारगेट करता है? उनको पता है कि जब तक पाकिस्तान की फौज को कमजोर नहीं करेंगे उनके एजेंडे की तकमील नहीं होगी। और इसी बात को आप जरा 9 मई पे ले जाएं। जैसे मैंने कहा है कि दुश्मन को तो जरूरत नहीं थी कभी, आज तक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में देखें पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल फोर्सेस की रिजर्वेशन हो सकती है डिक्टेटरशिप के हवाले से, वो बयानात भी देते हैं। ये काम कभी नहीं हुआ था। मुझे याद पड़ता है कि 65 की जंग में उनके फौजी जर्नैल ने कहा था कि हम जिम खाना में बैठ के कॉफी पियेंगे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। बिल्कुल, ये डंडे लेके बाहर आ गए थे। ये जज्बा एक बलबला होता है जो मुल्कों की असल ताकत होता है कि फौज लड़ती जरूर है, फौज तब लड़ती है, यकसुई से लड़ती है, संजीदगी से लड़ती है जब कौम उसके पीछे हो। कि पाकिस्तान के अंदर कौन तफरीक पैदा कर रहा है? ये जान की एक साजिश। तफरीक किसने पैदा की है? देखे ये मैं आपके प्रोग्राम में मैंने एक दफा जनरल हमीद गुल की आपको मिसाल दी थी कि वो आज से 15 साल पहले कहते थे कि जिन फोर्सेस ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है वो आपकी फौज और कौम के दरमियान फासले पैदा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने ऐसे लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने फासले पैदा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं? देखिए बात है कि एक शर में से खैर का पहलू ये निकला है कि लोगों को कम से कम आइडेंटिफाई हो गया कि ये अभी परवेज साहब ने जिक्र किया 2017 का पाकिस्तान हमने बड़ी करीब से देखा है। हम उस सारे अमल को देख रहे थे। साजिश कहाँ तैयार हुई, साजिश किस तरह पनपी, कौन कौन इसके पीछे थे? देखिए हम एक शख्स को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। 2017 का पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान था, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। आपका डॉलर 105 रुपए का था, पेट्रोल 68 रुपए लीटर था, आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी और लोगों के अंदर एक उम्मीद और आस थी। पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के जराए नजर आ रहे थे। और वो जब हम सी पैक की बात करते हैं ना तो सी पैक की ताकत जो थी ना उसके सनती जोन थे। सबसे पहले टारगेट सनती जोन्स को किया गया। वो सनती जोन्स ने पाकिस्तान की मईशत में एक बुनियादी रोल अदा करना था। और मैं माजी के अंदर भी एक मंसूबे की बात करना जरूरी समझता हूँ कि आज जब हम बिजली तवानाई के बुरान से दो चार हैं, ये कौन सा माइंड सेट है जो पाकिस्तान के अंदर से काम करता है कि अगर कालाबाग डैम आपने बर वक्त बनाया होता तो पाकिस्तान आज हम ये 50-60 रुपए पर यूनिट बिजली ले रहे होते, 2.5 रुपए पर यूनिट बिजली थी। कौन सा माइंड सेट होता है जो पाकिस्तान के इन ताकतवर मंसूबों के पीछे पड़ता है? और उमर मैं ये बात ऐसे हवा में नहीं कर रहा, उतने कई ऐसे मंसूबे मैं जानता हूं कि उन मंसूबों पे उतने पैसे खर्च नहीं होने थे जितने दुश्मन ने उनको रोकने के लिए लगाए हैं। तो मैं ये बात देखें, आपको मुआशी हवाले से मजबूत होना पड़ेगा और मुआशी हवाले से जब आप मजबूत होंगे तो फिर आपका बैरूनी महाज पर भी एक अहमियत और हैसियत बनेगी। अगर सी पैक पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद होता तो हम इस खिते में राज कर रहे होते। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम और हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है और कितनी मौसर है सिर्फ एक मुल्क को पता है, वो हिंदुस्तान को पता है। उन्हें पता था कि ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए हैं। अब वो वाघा बॉर्डर पे नहीं आते। अब उनको ये पता है कि पाकिस्तान उनकी जवाब देने की सलाहियत रखता है, इसलिए उन्होंने टारगेट क्या किया कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम किया जाए। हम अपने रोल की भी बात करें, देखिए मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद होंगे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के अंदर भी हैं और अदारों के अंदर भी है। मैं आपसे गिला करता हूं कि अदलिया के अंदर सियासी तब्दीली हो रही है। खुदा करे कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद हो। इस अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हमने खुद जदोजहद की है, हम खुद इस स्ट्रगल में। सर आपसे मजीद बात करते हैं, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे।
बराह रास्त मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं। वतन अजीज़ के बहादुर सपूत मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के 58वें यौम शहादत के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है। या अल्लाह, हमारे शहदा की कुर्बानियों को अपने हुजूर कबूल फरमा। या रब, हमारे शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, इन्हें अपने यहाँ जवार रहमत का जगह अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमा। खुसूसन हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने जवार रहमत का जगह अता फरमा। हमारे शहदा की इन अजीम शान कुर्बानियों के तुफ़ैल हमारे वतन अजीज़ को ज़ाहिरी और बातनी तमाम शुरूर और फितन से अपनी हिफाजत नसीब फरमा। हमारे वतन अजीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से हिफाजत अता फरमा। इसे दिन दुगना रात दुगना तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। शहीद सलाम सलाम बंद। बराह रास्त मनाजर आप देख रहे थे। वतन अजीज़ के बहादुर सपूत मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के 58वें यौम शहादत के मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की जानिब से फूलों का गुलदस्ता उनकी कब्र पर रखा गया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो कि 1965 की जंग में उन्होंने शुजाअत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। आपको आगाह करें कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 6 सितंबर से 12 सितंबर तक उनकी कंपनी ने दुश्मन के कई हमलों को नाकाम बनाया और दुश्मन से मुसलसल नबर्द आजमा रहे। बिलाखिर 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला उन्हें बाएं शाने पर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। ये थी PTV से ताज़ा तरीन।
वेलकम बैक सलमान गनी साहब। सर आप बात कर रहे थे अदलिया पर, लेकिन आज मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का जो है वो योम शहादत भी है। बड़ी बहादुरी से उन्होंने जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया, उनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। देखिए उमर, मैं जो अदलिया की बात कर रहा था कि एक आज़ाद अदलिया जो है आपके मजबूत मुल्क और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होती है। सर देखिए इंसाफ की बुनियाद पे मुआशरे कायम होते हैं, और पाकिस्तान की अदलिया के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने एक स्ट्रगल की थी। याद है आपको चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त में कौम सड़कों पर निकली थी। तो अदलिया से मायूसी नहीं होनी चाहिए। और तल्ख बात यह है कि आप जब अपनी मईशत का रोना रो रहे थे 2017 का, तो 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश में अदलिया शामिल थी। मैं समझता हूँ कि अदलिया में होने वाली जो अब नई तब्दीली है, ये पाकिस्तान के अंदर सियासी मुआशी इस्तेहकाम में एक बुनियादी रोल अदा करेगी, और कौम का और अदलिया का एक बाहम तल्लुक जो है कायम रहना चाहिए। हमारा अदारों पर एतमाद जो है ना, वो हमारी असल ताकत है। आपने अजीज़ भट्टी शहीद का जिक्र किया है। देखें 65 की जंग में आपको कौम का जज्बा और वल्वला शायद आपने ना देखा हो, मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन मुझे ये पता है कि कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी थी। जैसे अभी आप परवेज साहब से पूछे ना कि लौरिये कैसे सोटे लेके निकले थे, तो बात ये कि परवेज साहब भी सोटा लेके निकले थे। परवेज साहब ने भी ये सारा कुछ देखा। यही जज्बा है। और वहां पे उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो जज्बा और वल्वला आज भी बुरुए कार लाना चाहिए, सिर्फ अपने दफा के लिए नहीं, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। और यही जज्बा और वल्वला पाकिस्तान की असल ताकत है। बिल्कुल ठीक है ना। परवेज बशीर साहब, अभी हम 1965 का भी एकदम जिक्र आ गया क्योंकि मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज योम शहादत भी है। ये लोग हमारे हीरो हैं सर। जब भी हम पाक फौज के शोहदा के हवाले से, है कि ये हमारे हीरो हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो सच्ची बात है, बड़ा दिल दुखता है जब रोज़ाना ये ख़बर पढ़ता हूँ कि दहशत गर्दों से लड़ते हुए हमारे 2, 4, 5 ये जो शहीद हो जाते हैं। हमारे भाई हैं सर, हमारे अपने, हम ये तो आप ये हमारे मोहसिन है। यकीन करें उमर साहब सर के मतलब सियासत और जमहूरियत के बारे में जो गुफ्तगू होती है वो सब अलहदा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब ये वाली बात आती है तो दिल दुख जाता है। जब उनके बच्चे सामने आते हैं और बेवाएं आती हैं सामने, और उनके जो इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके वालदैन के इंटरव्यूज़ आते हैं, तो बहुत दिल की जो कैफियत होती है वो बड़ी अजीब व गरीब होती है। और फिर जो कुछ जो जमहूरियत या सियासत के साथ जो इनके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मैं भूल जाता हूँ। सही, ठीक। और सारा बस इनके मतलब इनको दुआएं देते हैं दिल से कि यार ये पाकिस्तान की जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह इनको अजर दे और आला मुकाम है उनका। बिल्कुल है। तो दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि सलमान गनी साहब ने कहा कि मैं सियासी जमातों के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साथ में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने एक जमात पर ख़ास तौर पे उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया उनको बिल्कुल उनका डिटेल के साथ उन्होंने मुहासबा करके दिखा दिया और बताया कि उन्होंने सियासी इंतशार कैसे पैदा किया, मईशत को कैसे ख़राब किया, 9 मई के वाक़यात, वो पूरी कड़ी है सर। वो पूरी इन्होंने पहले मैंने कहा कि ये हर सियासी जमात को पसंद करते हैं, हर सियासी जमात का दिफा करते हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि नहीं, साथ में इनके जो ख्यालात हैं वो जो सियासी जमातें पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान की अफवाज को सर, वो जो है ना, अगर अफवाज को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन का काम आप कर रहे हैं। सर सलमान गनी साहब की एक अल्फाज बहुत ठीक थे कि जनरल हमीद गुल ने जो ये कहा कि फौज और अवाम के दरमियान फासला, वो किस एजेंडा था कि पाकिस्तान वो किया। अच्छा, एक बात यहाँ पर अभी आप लोगों के दरमियान हुई कालाबाग डैम की। जी सर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासतदान जो हैं
जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था, कुछ सियासतदानों ने, कुछ सियासी पार्टियों ने। तो अब ये वक्त है, पाकिस्तान की फौज जो है ना, वो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए काम कर रही है। जी, ये सरहदों वक्त पे है, भी हिफाजत कर रहे हैं। ये वक्त है कि कालाबाग डैम को फिर सामने आना चाहिए। जी, ये पाक फौज जो है, अगर पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए काम कर रही है, तवानाई का एक जो सस्ता जरिया है वो कालाबाग डैम से पूरा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त काम होना चाहिए, और सियासी जमातें जो है ना, वो इस कदर, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि वो उनको बताया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, फौज ये काम कर सकती है। फौज, अब हमें समझ में आ गया यार, फौज बहुत सारे काम कर सकती है। जिस तरह उसने डॉलर नीचे ले आए और माफिया पे हाथ डाला है, तो वो हर काम कर सकती और है। वो उसके नताइज देखें सर, उसके काम कर नताइज, सकती है। रिलीफ तो फिर एट द एंड ऑफ द डे अवाम को मिलेगा ना सर। जी बिल्कुल सही है। तो अगर मईशत की बहाली के लिए काम करना है तो ऐसे काम भी कर बैठे, सही। कर लें। ठीक, तो सही। मेरी तो तजवीज़ यही है। सलमान गनी साहब कैसे देख रहे हैं जिस अभी परवेज बशीर साहब ने कहा है? देखें, ये परवेज साहब ने जो बात की ना कालाबाग डैम की, तो आपको परवेज साहब को बहुत बेहतर पता होगा कि इसका ऐलान, इसकी अहमियत और हैसियत उस वक़्त भी मुसल्लमा थी। एक प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके वापडा के वजीर थे गुलाम मुस्तफ़ा खर जी, उन्होंने भी ऐलान किया था। उस लॉबी ने तोड़ नहीं चढ़ने दिया। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, पानी का मुआहदा हुआ उनके दौर के अंदर, 7 कालाबाग डैम को अनाउंस किया गया। अभी परवेज साहब ने जब फौज की बात की कि तो मैं याद करवाता चलूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐलान हुआ, उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की। ये जो कौमी मफाद के मंसूबे हैं उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक। और जो लोग कालाबाग डैम के नाकद थे वो कहते थे कि जी हम डूब जाएंगे। भाई डूब तो आप फिर भी गए, ठीक है ना। सैलाब जब आता है, ये पानी जो है एक ताकत है, देखें आपने इसको इस्तेमाल करना है। वो तो कहा जाता है ना कि अब 21वीं सदी में जंगें पानी की बुनियाद पे, और कुदरत ने हमें क्या नहीं दिया, कभी इस पे तो सोचें। बड़ी खूबसूरत कौन बात। सी चीज हमें नहीं दी, सवाए हमारे पास लीडरशिप नहीं है। देखिए, लीडरशिप भी कौमों को आगे की तरफ लेके जाती है। हमारी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतों को भी तंग किया गया, उन्हें आगे नहीं चलने दिया गया। मैं 2017 का रोना क्यों रो रहा हूँ, मेरा कोई जाती मफाद नहीं, मेरे खानदान में कोई बंदा सियासत में नहीं है, लेकिन हम लोग वो देख रहे थे। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में बहुत पहले मैंने आपको वन बेल्ट वन रोड की, मैं इफ्तिताई इजलास में शामिल था। वहाँ पर प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान के रोल की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। 68 ममालिक के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ तैयब अर्दवान बैठा था, एक तरफ नवाज शरीफ बैठे थे। तो मुझे याद पड़ता जी, चाइना में। तो शाम को उस होटल के बाहर जब वो अपनी बेगम साहबा के साथ आए, तो मुझे याद पड़ता है हम दूर खड़े थे, तो मैं उनके पास गया, तो मुझे कहते हैं आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब, मैं प्रेसिडेंट शी की तकरीर से परेशान हूँ, उन्होंने 3 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया है। कहते हैं ये कोई परेशानी वाली बात है? मैंने कहा जी, इंटरनेशनल फोर्सेस वो सुन रही हैं पाकिस्तान की अहमियत इस खत्ते में क्या है। तो कहते हैं कि फिर क्या होगा? मैंने कहा ये रिजल्ट्स एक शख्स को भुगतने पड़ेंगे। कहते हैं किस शख्स को? मैंने कहा मेरे मुखातिब को। जब वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बैठे थे, मेरे साथ 2-3 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि इस शख्स से पूछें मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। बात यह कि अगर वो स्पिरिट आपकी बरकरार रहती तो ये G20 हिंदुस्तान में होती। वहाँ पर अगर जो ममालिक गए हैं, क्या हिंदुस्तान का रोल तरक्की और खुशहाली का? दुनिया में जितनी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी भारत में हो रही हैं, अकलीतों के साथ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक भारत में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर क़यामत सुगरा भारत ने बर्पा किया है। ये उनका मकरूज चेहरा दुनिया को छुपाने की नाकाम कोशिश। इसमें उम्र बात यह कि हमारे जो खारजा ऑफिस और दुनिया भर के अंदर जो हमारे सफारत खाने हैं, माजी के अंदर तय किया गया था कि आप भारत जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उसका जो शर्मनाक और मकरूज चेहरा है, हम तो वो भी दुनिया को दिखा नहीं पाए। बात ये कि कश्मीर पे रेजोल्यूशंस जो हैं वो तो UN की रेजोल्यूशंस हैं। आखिर क्या वजह है कि सूडान में रेजोल्यूशंस पे भी अमल दरामद हो जाता है, मशरकी तैमूर में भी हो जाता है, फ़लस्तीन में और कश्मीर में क्यों नहीं होता? मैं आपको याद करवाता चलूँ, हमारे एक अजीम कश्मीरी लीडर थे सैयद अली गिलानी। बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा उनसे फ़ोन पर पूछा कि शाह साहब आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं?
मेरा ख्याल में बैरूनी महाज पे उससे बड़ा पाकिस्तानी मैंने नहीं देखा, सही। इससे ज्यादा खलूस का इजहार। मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, तो उसने जवाब में कहा हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारा कश्मीर काज हमें मिल जाएगा, हमें जो आज़ादी है हमें मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमें अपना एम्फेसाइज इसी पे रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आप सियासत अपने सियासी या जाती मफादात के साथ मशरूत ना करें। दुनिया की जमहूरियतें तो डिलीवर करती हैं, वो बैठ के क्या सोचते हैं। दुनिया में जहां जहां मजबूत जमहूरियत है, नंबर एक तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा मजबूत होता है, और वो अपनी गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए सूबे भी बनाते हैं। हम ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाते हैं, ना हम सूबे बनाते हैं। मैं समझता हूँ आप छोटे सूबे कर लेंगे, आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। यहाँ पर होता ही है कि आप दावा करके आते हैं कि हम गवर्नेंस यकीनी बनाएंगे, हम इंतजामी इस्लाहात करेंगे, हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर अच्छा सियासी कल्चर मुतारफ करवाएंगे। आपने अच्छा सियासी कल्चर मुतारफ करवाया, आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर नफरत पैदा की है। नौजवान नस्ल जो है दुनिया की सियासी तारीख में नौजवान नस्ल होती है, जो जदोजहद करती है, जो तहरीक करती है, जो इनकलाब लेके आती है। आपने दावत पैदा कर दी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस में। भाई दुनिया की सियासतदान तो अपनी कौम के अंदर इताद और यकजहती पैदा करते हैं, वो नफरतें पैदा नहीं करते। आपके पास अगर जादू वो जो सर चढ़ के बोले, देखे बात ये, आप पीपल्स पार्टी है, हर पार्टी का एक क्रेडिट है, पीपल्स पार्टी है। उस सूरत हाल के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने, मैं समझता हूं कि उसका एक रोल था, हमें तस्लीम करना चाहिए। कश्मीर के हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो कश्मीर पे मुझे आज भी याद है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की बसों ट्रकों के पीछे लिखा होता था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा है। फिर आप देखें आज बिजली महंगी है ना, ये मैं आपको 2011 की बात बता रहा हूँ। 18 घंटे इस लाहौर के अंदर लोड शेडिंग होती थी। वैसे ही था। वो कौन थे जिन्होंने चीन को इस बात पे आमादा किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान के अंदर पावर कंपनीज जहाँ पर पावर के मंसूबे लगाए, तो बिजली का बुरान तो खत्म हुआ। और फिर आप जरा अलमिया देखें कि एक हुकूमत बरसकदार आती है जिसको पूरी तरह सपोर्ट किया जाता है, वो आके 2 चीजों को टारगेट करती है, एक सीपैक को करती है। मैं नाम लेता हूं ना, देखें उनके मशीरे तिजारत थे, उस शख्स को आज कटहरे में नहीं लाना चाहिए जिस शख्स ने कहा कि जी 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें। और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव सूबे में जाके कहता है कि जी हम तो इसमें तो बड़ी करप्शन हुई है। उसी के दौर के अंदर सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि इनके अंदर कोई नहीं। ये दरअसल IMF और सी पैक की लड़ाई थी। IMF कभी नहीं चाहेगा, अमेरिका कभी, देखें हम कहते हैं जी अमेरिका भी हमारा दोस्त है, मैंने उसमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान का एक बेवफा दोस्त है, उसका कभी बैरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा था। और इस जंग में भी जो दहशतगर्दी की जंग थी, बुनियादी तौर पे रोल उसने पाकिस्तान को दिया था, वजन अपना हिंदुस्तान के साथ डाला था। चीन जो है वो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। और आज भी मैं आपको बताऊं, ये अमेरिकी सफीर की एक्टिविटीज आप नहीं देख रहे क्या है, वो किस चीनी सफीर क्यों नहीं एक्टिव होता? बात है कि वो जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, कभी किसी कौन सा एजेंडा लेके जाता है। वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एक रुख मुतय्यन हो गया है, पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। वो सी पैक आज भी हजम नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान के निगरान गवर्नमेंट को भी देख। मैं समझता हूं कि जब तक हम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी नहीं बनाएंगे, हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। परवेज बशीर साहब क्या कहेंगे, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से भी अगर बात करें तो इस अरसे में मुसलसल जो मीटिंग्स हैं वो ले रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो इकनॉमिक की सिचुएशन, मईशत की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत ही है। उमर साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब को बहुत ही ख़राब मईशत और हालात मिले हैं जी। और ये अच्छी बात हुई है कि जो फ़ौज है वो उनके साथ एक कौंसल के तहत काम कर रही है। ठीक। और जो अनवारुल हक साहब हैं, मैंने ये देखा है कि पॉलिटिक्स जो है वो उसमें ज़्यादा दखल नहीं देते। उनका जो एम है, टारगेट है, वो इस वक्त यही है जो इस वक्त कौम को ज़रूरत है कि हमारी जो मईशत है वो बेहतर से बेहतर हो। इसलिए कि गरीब आवाम पे इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत बोझ है, और पेट्रोल की कीमतें और दीगर हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है। बिजली के बिलों ने मार दिया है। तो इसके लिए मजीद
कोशिश करें कि अवाम को होनी चाहिए, करनी चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि आइंदा 2-3 महीने में शायद मईशत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। अगर ये जिस तरह डॉलर नीचे आया है, इन्होंने अदलिया की बात की है, मुझे अभी वो सुर्खी याद आ रही है जो पंजाब हुकूमत ने, सुर्खी अखबार की ना, जी 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 अखबार की, वो के स्टे जो मिला और उसकी वजह से चीनी महंगी हुई, उसका जवाब आना चाहिए था। मैं और आगे बात नहीं करता, पर जलते हैं जी, उसका जवाब जरूर आना चाहिए था कि भाई वो स्टे बार बार क्यों मिला और क्यों वो ऐसे स्टे दिया गया कि जिसकी वजह से चीनी कहीं से कहीं पहुंच गई है अभी। और इस तरह जो है अदलिया का जो इन्होंने बात की है, अदलिया का रोल जो है वो कौमी मफाद में होना चाहिए, सियासी मफाद बालताक रखना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रहे परवेज बशीर साहब। हम इस सारी सूरत हाल में देखें, क्योंकि अब एंडिंग की तरफ प्रोग्राम जा रहा है, तो चंद मिनट है, आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान को आगे सर, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं आपके अपना आगे जो है वो, अगर तो इस यहाँ पर सियासतदानों ने अपने आप को कौमी मफाद के अंदर मुकम्मल तौर पर ढाल लिया। अभी सलमान गनी ने एक बात की थी कि सियासतदानों का भी एक हाथ है माफियाज के पीछे। ये बड़ी अहम बात है और इसको सबको नोट करना चाहिए। माफियाज का जिनके साथ भी ताल्लुक है उसका इलेक्शन से पहले सामने आना चाहिए, फौज को सामने ले आना चाहिए, अदलिया को सामने ले आना चाहिए, ताकि हम लोग जो वोट देते हैं हम लोग उसका तयन कर सकें कि अगर वाकई ऐसी बात है तो हम उन लोगों को वोट ना दें, हम वोट उन्हीं लोगों को दें। और वोट जब भी उसका फ़ायदा है जब आपको हकायक का इल्म हो, हकायक का इल्म होगा तो हम सही जगह पर वोट दे सकेंगे। इससे पहले कि इलेक्शन हो ये माफियाज पे हाथ डालें और जो उनको रोकता है उसको सामने लेकर आएं, और ताकि कौम जो है सही फैसले कर सके। सही। मुख्तसर आज के दिन का पैगाम सर। आपने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान को आप किस तरह देखते हैं। मुस्तकबिल के मजबूत पाकिस्तान का इन्हिसार हमारे तर्ज अमल पे है। सही। कि क्या हम बतौर जर्नलिस्ट, क्या हम बतौर पॉलिटिशियंस, क्या बतौर अदलिया, क्या बतौर फौज, हमारी सोच और अप्रोच पाकिस्तानी है। जिस दिन हम अपनी सोच और अप्रोच का महवर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को बनाने में कामयाब हो गए, हमारे पास वसाइल बहुत हैं उमर। सही, बिल्कुल ठीक है। वसाइल को बरूए कार लाना है और वसाइल को बरूए कार एक जज्बे और वल्वले के तहत ही लाया जा सकता है। आप अभी अजीज़ भट्टी शहीद का जिक्र कर रहे थे तो मैं पीछे चला गया कि कौम और फौज ऐसे खड़ी होती थी और जो लोग पाकिस्तान के अंदर नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो इंतशार पैदा कर रहे हैं, उनकी सरकोबी होनी चाहिए। दुरुस्त कहा परवेज साहब ने कि इनकी एक चार्जशीट आनी चाहिए। देखिए पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को इकट्ठा करती हैं, एक यकजहती का सबूत देते हैं। पाकिस्तान के अंदर नफरतें किसने पैदा की, क्यों कर पैदा की, कौन सा माइंडसेट है, ये कौम के सामने आना चाहिए। इसका नुकसान हुआ है, आम आदमी को नुकसान हुआ है। और एक और बात जो कहे कि ख़राब मईशत और हालात निगरान गवर्नमेंट को मिले हैं, आपके दोस्त ने वो जो दिवालियापन की जो तलवार लटक रही थी वो तो खत्म करके गए। देखिए बात है कि इस पाकिस्तान के अंदर से लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका नहीं बनना, पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है। और मैं समझता हूं कि जब हमने अपना रुख दुरुस्त कर लिया और हमारी पॉलिसीज में यकसुई और संजीदगी होगी, इंशाअल्लाह मकासद पाकिस्तान की तकमील भी होगी और पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। परवेज बशीर साहब सर आज के दिन का कोई पैगाम देते हैं। देखिए इन्होंने जो बात की है ना चार्जशीट की, जी, इससे मुझे एक आइडिया है जी सर कि इलेक्शन से पहले जो चार्जशीट है वो जरूर आनी चाहिए। जिसके जिम्मे जिन्होंने खराबियां पैदा की हैं उसको सामने लेकर आए, ताकि आवाम जो है वो अपना वोट डालते हुए किसी बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है उधर ना आए, जो बात कहें जी सर वो सही कहें, फौज कहे, अदलिया कहे, और जिसको ख़राब किया गया है, जिन जमातों को जिन लोगों ने ख़राब किया है, अगर वो हकायक सामने आ जाएं
तो मेरा ख्याल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई और बहुत ही सीनियर और अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद थी, सलमान गनी साहब और परवेज़ बशीर साहब, और बहुत ही खूबसूरत बात जो उन्होंने की कि हमें नाउमीद नहीं होना। हालात यकीनन मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह निगरान हुकूमत काम कर रही है, पाकिस्तानी फ़ौज काम कर रही है, हम सबको जो है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा करना है। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।